आज हम करेंगे 9th क्लास की हिस्ट्री का 4th लेसन, वन्य समाज और उपनिवेशवाद। देखिए, पहले नाम से इसका मतलब समझने की कोशिश कीजिए कि इस लेसन में हम किसके बारे में पढ़ेंगे। वन्य समाज, वन वन मतलब जंगल, जंगलों में रहने वाले जो लोग हैं उनसे मिलके बनता है समाज, तो उनके जीवन के बारे में देखेंगे। और उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद का मतलब होता है जब किन्हीं किसी जगह को कोई दूसरी, मतलब एक जगह को जब दूसरी जगह वाले लोग कब्जा कर लेते हैं उस पर, जैसे भारत पर जब अंग्रेजों ने अधिकार लिया था तो उसके लिए हम उपनिवेशवाद शब्द का इस्तेमाल करते थे। तो किस तरह वन्य समाज मतलब जंगलों में किस प्रकार लोग रहते थे, धीरे धीरे कैसे उन पर अधिकार स्थापित किया गया, उसके बारे में हम इस लेसन में देखेंगे। देखिए, इस लेसन में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें हैं, ज्यादातर किस प्रकार के आदिवासी रहते थे, किस जगह पे कौन से आदिवासी रहते थे, उनका क्या नाम था, क्या काम करते थे, कौन सी वो फसलें उगाते थे। उसके अलावा एक वन विभाग की स्थापना हुई थी, और विभाग अधिनियम कब से स्टार्ट हुआ था। तो इसमें कुछ मतलब जो ये लेसन है वन्य समाज उपनिवेशवाद, लेसन काफी बड़ा है और इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो कम है। तो इसमें जो जो मेन मेन चीजें वो मैंने अंडरलाइन कर दी है, और जहां मुझे लगेगा मैं जो बाकी है वो भी आपको रीडिंग करके बताऊंगी, वो भी अच्छे से समझाऊंगी वर्ड टू वर्ड। तो चलो करते इस लेसन को। वन्य समाज और उपनिवेशवाद। वनों का विनाश क्यों? वनों का विनाश क्यों, इसका मतलब क्या हुआ कि जो वन है, जंगल है, उनको क्यों नष्ट किया गया, आखिर क्या आवश्यकता पड़ी कि उनको नष्ट कर दिया गया। इतने समय से लोग वनों में रहते थे, जंगलों में रहते थे, अपना जो जीवन यापन है वो वनों में जंगल में रह के करते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि धीरे धीरे वन बिल्कुल खत्म हो गए, उनका विनाश कर दिया गया। तो जमीन की बेहतरी, सन 1600 में हिंदुस्तान के कुल भूभाग के लगभग छठे हिस्से पर, सन 1600 में जो भारत है उसके जो भूभाग होता है, जो जमीनी हिस्सा होता है वो, उसके छठे हिस्से पर, कुल जो जमीन है भारत की उसके छठे हिस्से पर खेती होती थी। आज यह आंकड़ा बढ़कर आधे तक पहुंच गया है। आज जितनी भूमि है उससे के लगभग आधे भाग पर खेती की जाती है। अब इसका कारण क्या है? इन सदियों के दौरान हुआ क्या? जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। जब आबादी बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी, तो लोगों की मांग बढ़ेगी, खाने पीने की चीजें बढ़ेगी, खाद्य पदार्थ की मांग बढ़ेगी। और जब खाद्य पदार्थ की मांग बढ़ेगी तो खाद्य पदार्थ जैसे गेहूं है, चावल है, जो खाने पीने की हमारी खाद्यान्न है, वो खेतों में उनका उत्पादन किया जाता है, खेतों में उगाया जाता है। उनको उगाने का काम जो है किसान करते हैं। अब उसके लिए जमीन तो चाहिए ना। तो पहले लोगों ने क्या किया था, जो बहुत सारे जंगल बने हुए थे, जो जंगलों में लोग रहते थे, उन्होंने जंगलों को साफ करके खेती लायक बनाया था। अब धीरे धीरे उसमें क्या परिवर्तन आया, देखिए स्टार्टिंग से बताती हूँ। 1600 में, सन 1600 में हिंदुस्तान के कुल भूभाग के लगभग छठे हिस्से पर, पहले छठे हिस्से पर खेती होती थी। क्यों? क्योंकि पहले जनसंख्या इतनी नहीं थी। जैसे जैसे समय बढ़ता गया जनसंख्या बढ़ती गई। आज ये आंकड़ा बढ़कर आधे तक पहुंच गया। मतलब आज आधे, जो कुल भूमि है हिंदुस्तान की, उसके आधे भाग पर खेती का काम किया जाता है। इन सर्दियों नहीं, सॉरी, सदियों, मतलब जो टाइम बीत चुका है और जो टाइम अभी है, ये जो सारा मिला के कुल समय है, उसमें क्या हुआ, धीरे धीरे आबादी मतलब जनसंख्या बढ़ी है, लोग बढ़े हैं, और जो खाद्य पदार्थ है उनकी मांग भी बढ़ी है। वैसे वैसे किसान भी जंगलों को साफ करके खेती की सीमाओं को विस्तार देने लगे। मतलब जैसे जैसे खाद्यान्न की मांग बढ़ी, लोग बढ़े, वैसे वैसे किसानों ने क्या किया, जंगलों को साफ किया, और जो खेती है वो, खेती करने का जो दायरा था, जो क्षेत्र था, उसको बढ़ाते गए। औपनिवेशिक काल में खेती में तेजी से फैलाव आया। औपनिवेशिक काल क्या होता है? औपनिवेशिक काल वो होता है जब किसी पर कोई दूसरा कब्जा कर ले अपना। तो उसमें क्या बदलाव आया, ये देखिए, ये क्या है, ये एक लाकोतो जैसे देशज अमरीकी आदिवासी समूह है। अमेरिका में एक आदिवासी समूह रहते थे जिसका नाम था लाकोता।
तो वो इस प्रकार के, ये उत्तरी अमेरिका की जगह का फोटो है। वो यहाँ रहते थे और काम क्या करते थे, मक्का उगाते थे, बीसन का शिकार, बीसन कोई जानवर है उसका शिकार करते थे। ये जो दिख रहे हैं ना जानवर, ये शायद बीसन जानवर है, इनका शिकार करते थे, मक्का उगाते थे और जंगली जो पौधे उनकी खोज में रहते थे। उसके बाद अंग्रेज आबादकारों ने बीसनों के लिए विशाल भूभाग को खुला छोड़ना बेकार समझा। बीसन वो जो जानवरों को पालते थे, या जिनका शिकार नहीं, सॉरी पालना नहीं, जिनका वो शिकार करते थे, बीसन वो जानवर है जो आपको फोटो में दिख रहा है। अब इनके लिए ये इतनी बड़ी जमीन छोड़ रखी गई, मतलब जंगल ही लगा लो आप। ये बहुत सारे, देखिए कितने सारे बीसन है जो ऐसे इसमें चल रहे हैं। ठीक है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या सोचा कि ये इनके लिए इतनी बड़ी जो जगह है चारागाह के रूप में छोड़ रखी है, ये वेस्ट, उन्होंने इसको बेकार समझा, क्योंकि इसका यूज वो किसी और चीज के लिए, खेती के लिए भी कर सकते हैं। पहला अंग्रेजों ने व्यावसायिक फसलें कौन सी होती है, व्यावसायिक फसलें वो फसलें होती है जिनको बेचकर पैसा कमाया जाता है। तो पहले क्या किया अंग्रेजों ने, व्यावसायिक फसलें जैसे पटसन हो गया, गन्ना हो गया, गेहूं हो गया, कपास हो गया, उसके उत्पादन को, मतलब उन फसलों की पैदावार को प्रोत्साहित दिया, मतलब बढ़ाने की कोशिश की। 19वीं सदी के तक यूरोप में बढ़ती शहरी आबादी का पेट भरने के लिए खाद्यान्न और औद्योगिक उत्पादन के लिए कच्चे माल की जरूरत थी। लिहाजा इन फसलों की मांग में इजाफा हुआ। धीरे धीरे इन फसलों की मांग भी बढ़ी। दूसरा क्या कारण था, 19वीं सदी की शुरुआत में औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अनुत्पादक समझा। धीरे धीरे जो औपनिवेशिक सरकार थी उसने क्या समझा कि ये जो जंगल है ये बेकार है, क्योंकि जंगलों में तो पेड़ पौधे हैं, या मतलब जंगलों को अनुत्पादक कहने का मतलब क्या हुआ कि उसमें कोई खेती का काम तो नहीं हो रहा ना, कोई उत्पादन नहीं कर रहे हम, तो वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, उपयोगी नहीं है। उनके हिसाब से इस व्यर्थ के बियाबान पर खेती करके उससे राजस्व और कृषि उत्पादों को पैदा किया जा सकता है। उनका क्या मानना था कि ये जो व्यर्थ है, व्यर्थ क्या, ये जंगल है, इनको उपयोगी बनाया जा सकता है, कैसे उस पर खेती की जाए। अब उस पर खेती की जाएगी तो सरकार को क्या फायदा होगा, वो टैक्स लेगी लोगों से, राजस्व लेगी, तो इससे वो अपना फायदा देख रही थी। इससे क्या होगा, सरकार की आय, इनकम बढ़ेगी। और यही वजह है कि 1880 से 1920 के बीच खेती योग्य जो भूमि है वो 60 लाख हेक्टेयर, मतलब पहले के मुकाबले जो खेती करने लायक भूमि थी वो बढ़ी। 1850 के दशक में रेल लाइनों के प्रसार ने लकड़ी के लिए एक नई तरह की मांग पैदा करी। 1850 में जब जो है रेलवे लाइन बनने लगी, तो रेलवे लाइन के लिए लकड़ी की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि रेलवे की पटरियों के अलावा जो ऊपर रेल होती है उसके जो अंदर स्लीपर लगते हैं, और भी बहुत सारी चीजों के रेल में लकड़ी की आवश्यकता होती है। तो रेलवे लाइन जब आई तो उसके लिए सबसे ज्यादा लकड़ी की डिमांड होने लगी। दूसरा जो शाही सेना थी, जो उस समय सेना रखते थे शाही सेना, उनके आवागमन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए और उनके व्यापार के लिए भी रेलवे लाइन अनिवार्य थी। मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए तो रेलवे अनिवार्य था, मतलब उनके लिए काफी महत्वपूर्ण था। और रेलवे के लिए चाहिए थी लकड़ी, लकड़ी के लिए चाहिए थे जंगल। अब जंगलों को जो चारागाह या जो आदिवासी अपने लिए इस्तेमाल करते थे, अब वो इनके फायदे के लिए इस्तेमाल होने लगे। इंजनों को चलाने के लिए ईंधन के तौर पर, इंजन जो रेल का इंजन होता है उसको चलाने के लिए ईंधन के तौर पर, और रेल की पटरियों को जोड़े रखने के लिए जो रेल की पटरियां हैं उनको आपस में जो जॉइंट किया जाता है उसको बोलते हैं स्लीपर, उसमें भी लकड़ी की आवश्यकता होती थी। 1 मील लंबी रेल की पटरी के लिए सोचो 1360 से 2000 स्लीपरों की आवश्यकता होती थी, और जो स्लीपर बनते थे वो बनते थे लकड़ी के। स्लीपर क्या होता है, जो रेल की, ये फोटो देखिए, जो रेल की पटरी है इनको आपस में जो जोड़ा जाता है वो लकड़ियों से जोड़ा जाता है, उसको स्लीपर बोलते हैं। अब ये देखिए, ये थोड़ा नाम, कई बार एक नंबर में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। मुल्तान और सुक्कुर, ये जगह का नाम है। मुल्तान और सुक्कुर के बीच जो रेलवे चली उसका क्या नाम था, इंडस वैली। और ये कितने मीटर लंबी थी, 300 मीटर लंबी। देखिए दोबारा बताती हूँ। मुल्तान और सुक्कुर, मुल्तान और सुक्कुर एक जगह का नाम है, यहाँ जो रेलवे चली वो थी इंडस वैली।
और इसकी लंबाई कितनी थी? 300 मील लंबी। 300 मील लंबी। नाम क्या था? इंडस वैली। कहाँ? मुल्तान और सुकुर में। ये देखिए, ये लकड़ी के गट्ठे बन के जा रहे हैं। अब इसमें मैं आपको जितना मैंने आपको अब तक बताया है उसमें बता देती हूँ क्वेश्चंस क्या बनते हैं आपके, फिर हम आगे करेंगे। वनों का विनाश क्यों? तो इसमें आप लिख सकते हैं, इसमें क्वेश्चन बनता है, आ सकता है आपका, कि समय के साथ साथ लकड़ी की मांग या नहीं सॉरी, समय के साथ साथ खाद्य पदार्थों की मांग में किस प्रकार बढ़ोतरी हुई। इसमें आपको ये पूरा पैराग्राफ लिखना होगा। फिर आएगा 1880 से 1920 के बीच खेती योग्य भूमि कितने हेक्टेयर बढ़ी? तो 67 लाख हेक्टेयर। उसके बाद आपका आ सकता है रेलवे लाइनों के प्रसार ने किस प्रकार लकड़ी की मांग को बढ़ाया। रेलवे लाइन के प्रसार ने किस प्रकार लकड़ी की मांग को बढ़ाया, इसमें सारा लिख सकते हैं आप। ये नीचे वाला ये पैराग्राफ भी आ सकता है, इसमें आपको ये पूरा देना है। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है, मुल्तान और सुक्कुर के बीच कौन सी रेलवे थी, उसका नाम पूछा जाएगा। तो इंडस, या कई बार ये आ सकता है कि इंडस वैली कौन सी जगह के बीच वो थी, किस किस क्षेत्र के बीच में थी, चलती थी? मुल्तान और सुकपुर। और इसकी लंबाई कितनी थी? 300 मील। अब देखिए बागान। बागान मतलब क्या होता है? जहां पर चाय, कॉफी, रबड़, ये चीजें उगाई जाती है। तो यूरोप में चाय, कॉफी और रबड़ की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इन वस्तुओं के बागान बने। यूरोप में क्या था? चाय, कॉफी और रबड़ की काफी डिमांड थी, इसके लिए बागान बनाए गए। बागान के लिए क्या किया गया? प्राकृतिक वनों का एक भारी हिस्सा साफ किया गया। प्राकृतिक वन मतलब जो जंगल होते हैं, जो कुदरती जंगल, मतलब ऐसे नहीं किसी आदमी ने बनाए हैं पेड़ लगाए हैं, जो वैसे ही पेड़ उग के जंगल बन जाते हैं, उसको प्राकृतिक वन बोलते हैं। उसको साफ किया गया। जंगलों को क्या किया? अब सरकार ने अपने कब्जे में कर लिया, और उन जंगलों को किसको सौंप दिया? बागान के जो मालिक थे उनको दे दिया। और इनकी बाड़ाबंदी का मतलब होता है चार दीवारी। उनकी बाड़ाबंदी करके जंगलों को साफ किया गया, और वहां पे क्या उगाया गया? चाय और कॉफी। तो चाय, कॉफी और रबड़, इनकी मांग को पूरा करने के लिए क्या किया गया? पहले जंगलों को साफ किया गया, उन पे अपना कब्जा कर लिया औपनिवेशिक सरकार ने, कब्जा करके बागान मालिकों को बेच दिया। और बागान मालिकों ने क्या किया? पहले उसकी बाड़ाबंदी की, उसकी बाउंड्री की, जंगलों को साफ किया, और उसके बाद चाय और कॉफी की खेती करने लगे। अब आता है हमारा व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत। व्यावसायिक वानिकी मतलब अ, व्यवसाय के तौर पर, मुनाफे के तौर पर सामान या वस्तुओं को बेचने की दृष्टि से जो शुरुआत की गई, उस उसके बारे में हम देखेंगे। रेल, जहाज और रेल की पटरियां बिछाने के लिए अंग्रेजों को जंगलों की जरूरत थी। देखिए, रेल की पटरी बिछाने के लिए, जहाज के लिए लकड़ी चाहिए। लकड़ी कहाँ से मिलेगी? जंगलों से मिलेगी। तो क्या किया गया? जंगलों में पेड़ जो थे उनकी अंधाधुंध कटाई की गई। लेकिन ये सोचा गया, अंग्रेजों को ये इस बात का अंदाजा था कि अगर लकड़ी के लिए जंगलों में पेड़ों को काटा जाएगा, तो एक समय बाद पेड़ तो खत्म हो जाएंगे, और एक पेड़ को लगने में लगता है कई साल। तो उन्होंने क्या किया? एक डाइट्रिच ब्रैंडिस नामक एक जर्मन विशेषज्ञ था, जिसका नाम था डाइट्रिच ब्रैंडिस। उन्होंने उसको सलाह के लिए बुलाया, उसे सलाह लेने के लिए इस टॉपिक पे, कि भाई जंगलों का जो उपयोग है हम लकड़ी के लिए कर रहे हैं, पेड़ों की कटाई हो रही है, लेकिन अगर ऐसा ही होता रहा तो जंगल तो खत्म हो जाएंगे। इस बात पर सलाह लेने के लिए उन्होंने एक जर्मन विशेषज्ञ था डाइट्रिच ब्रैंडिस, उसको बुलाया, और उसे देश का पहला वन महानिदेशक नियुक्त किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कैसे आएगा? डाइट्रिच ब्रैंडिस कौन था?
तो कौन था? उसको देश का पहला वन महानिदेशक नियुक्त किया गया। या पहला वन महानिदेशक कौन था? डायट्रिस ब्रैंडिस। उल्टा कर दो इसको। अगर इसका नाम आए और पूछे कि ये कौन था, तो पहला वन महानिदेशक था। और अगर ऐसा आता है कि पहला वन महानिदेशक कौन था, तो उसका नाम लिखना है डायट्रिस ब्रैंडिस। अब क्या हुआ, इसने क्या किया? ये जो डायट्रिस ब्रैंडिस था, इसने 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की। 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की। और 1865 में इसने क्या किया? एक अधिनियम, इससे संबंधित, मतलब एक अधिनियम का मतलब होता है कानून बना। 64 में इसने क्या किया? भारतीय वन सेवा की स्थापना की। और एक साल बाद इसने इससे संबंधित कानून बनाया। तो ये भी क्वेश्चन आता है, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई? 1864 में। और इससे संबंधित अधिनियम की शुरुआत कब से हुई? 1865 में। दो क्वेश्चन ये हो गए। उसके बाद इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? इसका आंसर आएगा देहरादून। एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई? तो सन 1906 में। ये भी आता है, वैज्ञानिक वानिकी क्या होता है? तो जहां वैज्ञानिक वानिकी क्या होता है? जहां जिस पद्धति की शिक्षा दी जाती है उसे वैज्ञानिक वानिकी कहा जाता है। लेकिन आज परिस्थिति वैज्ञानिकों सहित ज्यादातर लोग मानते हैं कि यह पद्धति कतई वैज्ञानिक नहीं है। जिस पद्धति की, जिसके बारे में शिक्षा दी जाएगी, उसको वैज्ञानिक वानिकी कहा जाता है। आपको देखिए, ये ध्यान रखना है इसमें। डाइट्रिच ब्रैंडिस कौन था? पहला वन महानिदेशक। ठीक है। 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई। 1865 में इससे संबंधित अधिनियम आया। उसके बाद आता है हमारे इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1906 में। कहाँ? देहरादून में। वैज्ञानिक वानिकी के नाम पर विविध प्रजाति वाले प्राकृतिक वनों को काट डाला गया। इनकी जगह सीधी पंक्ति में एक ही किस्म के पेड़ लगा दिए गए, इन्हें बागान कहा गया। देखिए, इसके क्या किया गया? प्राकृतिक वन क्या होता है? जो खेत नहीं, सॉरी, जंगलों में जो अलग अलग तरीके के पेड़ लगे होते थे, उनको तो काट दिया। और एक ही किस्म के पेड़ लगा दिए, जिसको कहा गया बागान। अब ये जो बना था 1865 में, जो इसके संबंध वन अधिनियम बना था, उसमें कुछ संशोधन का मतलब होता है कुछ चेंज किया गया, कुछ बदलाव किया गया। कब कब किया गया? 65 में बना था, तो पहला संशोधन हुआ 1878 में, और दूसरा हुआ 1927 में। पहला 1878 में और दूसरा 1927 में। अब ये जो 1878 में हुआ था, उसमें क्या किया गया? जितने भी जंगल हैं उनको तीन भागों में बांट दिया। एक आरक्षित क्षेत्र, एक सुरक्षित क्षेत्र, एक ग्रामीण क्षेत्र। जो अच्छे जंगल थे, जहाँ पे महंगे महंगे पेड़ों की लकड़ियां थी, महंगे पेड़ थे, वो आरक्षित क्षेत्र में आए। और जो गांव वाले थे, वो उसका प्रयोग बिल्कुल नहीं कर सकते थे, यहाँ से बिल्कुल लकड़ी नहीं ले सकते थे। और ये जो सुरक्षित और ग्रामीण था, इसका प्रयोग गांव वाले अपने घर बनाने के लिए, ईंधन के लिए यहाँ से ले सकते थे लकड़ी। तो 1865 में जो ये बना, इससे संबंधित अधिनियम बना, इसमें दो बार चेंज हुआ। ये डेट आपको याद रखनी है। पहला संशोधन 1878 में, और पहले संशोधन में क्या हुआ? जंगलों को तीन भागों में बांट दिया, आरक्षित, सुरक्षित और ग्रामीण। आपको ऐसे याद रखना है, जो आरक्षित वाले जंगल थे, वो महंगे, अच्छी लकड़ियां मिलती थी, महंगे महंगे पेड़ थे, तो इस पे किसी को अधिकार नहीं था इनका यूज करने का। जो दूसरे है सुरक्षित और ग्रामीण, इसका गांव वाले अपने घर बनाने के लिए या ईंधन के लिए इसका यूज कर सकते थे। और दूसरा कब हुआ था? 1927 में। तो 1978 वाला, सॉरी, 1878 का इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा आपको याद रखना है। इसमें क्वेश्चन कई बार आ जाता है, कितनी बार संशोधन हुआ? दो बार हुआ, डेट याद रखनी है। और 1878 वाले संशोधन में जंगलों को कितने भागों में बांटा गया? तो ये आपको करना है। इस वन अधिनियम के चलते देश भर में गांव वालों की मुश्किलें बढ़ गई। इस कानून के बाद घर के लिए लकड़ी काटना, पशुओं के लिए चराना, कंदमूल, फल इकट्ठा करना आदि रोजमर्रा की गतिविधियां गैर कानूनी बन गई। अब उनके पास जंगलों को लकड़ी चुराने के अलावा कोई चारा नहीं बचा, और पकड़े जाने की स्थिति में वन रक्षकों की दया पर होते, जो उनसे घूस ऐंठते थे। जलावानी एकत्र करने और लकड़ी एकत्र करने वाली औरतें विशेष तौर पर परेशान रहने लगी। मुफ्त खाने पीने की मांग करके लोगों को तंग करना, पुलिस और जंगल के चौकीदारों के लिए समान बात। देखो, पहले आदिवासी जंगल में रहते थे,
जंगलों का अपने हिसाब से इस्तेमाल करते थे, अपने पशुओं को चराने के लिए, अपना खाने पीने के लिए। कोई रोक टोक नहीं थी। मन किया जगह छोड़ के बारिश हो गई दूसरी जगह चले गए, जहां उनको सही लगता था सर्दी और गर्मी के हिसाब से जगह बदलते रहते थे। जब से सरकार का इन पे कब्जा हुआ तो लोगों की मुश्किलें बढ़ गई, ना अपनी मर्जी से लकड़ी काट सकते हैं, ना अपनी मर्जी से पशुओं को चरा सकते हैं। कुल मिला के उनकी जिंदगी जो है वो बिल्कुल बेकार होगी, उनका जीवन बहुत मुश्किल हो गया इस टाइम। वनों के नियम से खेती कैसे प्रभावित हुई? देखो खेतों में, खेती में क्या हुआ, सबसे पहले तो आपको थोड़ा ये याद रखना है, सबसे ज्यादा जो प्रभाव था इसका झूम खेती पे पड़ा। झूम खेती को गुमंतु खेती भी कहा जाता है। झूम खेती होती क्या है, इसमें क्या होता है, एक जगह खेती की, एक जंगल को साफ किया उस जगह को, उसमें खेती की कुछ समय के लिए, फिर जब वो बार बार जब किसी जमीन पर हम कोई फसल उगाते तो वो थोड़ी बंजर हो जाती है, उपजाऊ क्षमता उसकी कम हो जाती है। तो लोग क्या करते थे, फिर उस जगह को छोड़ जाते थे, किसी दूसरी जगह पे चले जाते थे छोड़ के, वहां जाके जंगल को साफ करते थे, जगह को साफ करते थे, वहां खेती करते थे, कुछ साल वहां रह के फिर उसको छोड़ के चले जाते थे और दूसरी जगह चले जाते थे। तो ये झूम खेती होती थी। अब इसका नाम अलग अलग जगह पे अलग अलग है, जैसे दक्षिण पूर्व एशिया में इसको लादिंग कहते हैं, मध्य अमेरिका में इसको मिल्पा कहते हैं, अफ्रीका में इसको चितमेन या तावी कहते हैं, और श्रीलंका में इसको चेना कहते हैं। हिंदुस्तान में इसके लिए क्या यूज होता है, हमारे देश में धया, पेंदा, बेवर, नेवड़, जूम, पोडू, खंदात और कुमरी। ये आपको थोड़े नाम याद रखने हैं। देखिए, एशिया में लादिंग, मध्य अमेरिका, माँ से मध्य, तो इसका मतलब मिल पा, ऐसे याद रखना, माँ से मध्य तो इसका मिल पाएगा। और एशिया में लादिंग, अफ्रीका में चितमेन और तावी, श्रीलंका में चेना, और हिंदुस्तान में धया, पेंदा, बेवर, नेवड़, जूम, पोडू, खंदात और कुमरी। इसमें क्वेश्चन कई बार ऐसे आ सकता है कि जूम या घुमंती खेती को दक्षिण पूर्व एशिया में क्या कहा जाता है, मध्य अमेरिका में क्या नाम है इसका, अफ्रीका में क्या नाम है, श्रीलंका में क्या कहा जाता है, हिंदुस्तान में किस किस नाम से जाना जाता है। कौन कौन सी मिश्रित फसलें उगाई जाती थी, देखिए, भारत और अफ्रीका में ज्वार बाजरा, ब्राजील में कसावा, लैटिन अमेरिका के अन्य भागों में मक्का और फलिया। भारत और अफ्रीका में ज्वार बाजरा, ब्राजील में कसावा, लैटिन अमेरिका के भागों में मक्का और फलिया, ये फसलें उगाई जाती थी उस समय। उस समय क्या होता था, जो जंगली जानवर जो होते थे उनका शिकार करना बहुत अच्छा माना जाता था, उसके लिए इनाम दिया जाता था। इनाम के लालच में जितने भी जंगली जानवर थे जंगलों में, वो बहुत ज्यादा संख्या में मारे गए। एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था जॉर्ज युल। जॉर्ज युल, उसने अकेले ने 400 बाघों को मारा था। बाद में क्या हुआ, जो पर्यावरणविद होती है, जो पर्यावरण की रक्षा करने वाले होते हैं, उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई कि ये बहुत गलत है, हमें जानवरों की रक्षा करनी चाहिए, ना कि उनको मारना चाहिए। तो जॉर्ज यूल नामक अधिकारी ने, अंग्रेज ऑफिसर था, उसने 400 बाघों को मारा था, क्योंकि शान की बात मानी जाती थी। धीरे धीरे क्या हुआ, जो अंग्रेजी सरकार थी, ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने कई बड़ी बड़ी व्यापारी कंपनियों को इजारेदारी, इजारेदारी का मतलब क्या होता है कि उनको कोई क्षेत्र सौंप देना, उन क्षेत्रों को वो चलाएंगे अपने हिसाब से, तो इजारेदारी सौंप दी थी। फिर आएगा वन विद्रोह। विद्रोह मतलब होता है भड़कना, विरोध करना किसी चीज का। ये थोड़े नाम आपको याद रखने हैं। संथाल परगना में, जो संथान परगना जगह है, वहां पे कौन कौन से वो थी जाति, सिद्धू और कानू। संथान परगना में सिद्धू और कानू। छोटा नागपुर में था बिरसा मुंडा, ये जनजाति पाई जाती थी। संथाल, देखिए थोड़ा ऐसे याद रखना, स से संथाल है तो इसकी जो जाति थी वो स से ही है, सिंधु, वो सॉरी, सिद्धू और कानू। संथाल परगना में सिद्धू और कानू, छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा, आंध्र प्रदेश में अल्लूरू सीताराम राजू। ये देखिए, सॉरी, ये वो जो जगह में मैंने नाम बताया, जैसे संथान परगना में सिद्धू और कानू, छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा और आंध्र प्रदेश में अल्लूरू सीताराम राजू,
ये क्या है, ये एक ऐसे नेता हुए हैं जिन्होंने अंग्रेजों की जो ये गलत नीति अपनाई थी, जो जंगलों को साफ करवा के खेती बाड़ी का काम शुरू कर दिया, लोगों पे पाबंदी लगा दी, तो इनके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई थी। ये नायक हुए, नायक मतलब होता है नेता। जैसे संथाल परगना में सिद्धू और कान्हू नाम का व्यक्ति, छोटे नागपुर में बिरसा मुंडा, आंध्र प्रदेश में सीताराम राजू। उसके बाद आता है बस्तर में, बस्तर एक जगह का नाम है। तो ये छत्तीसगढ़ की एक जगह है। और इसका जो ये बस्तर है, यहाँ पे कौन सी नदी बहती है? इंद्रावती नदी। कहाँ से? पूर्व से पश्चिम। पूर्व हमारे कहाँ होता है? इधर। पश्चिम होता है इधर। तो ये जो नदी है, ये इधर से इधर बहती है, पूर्व से पश्चिम में। अब ये देखिए, ये मैंने गलती से उसमें आदिवासी नाम बता दिया, वो नेताओं के नाम थे उस जगह के। आदिवासी कौन कौन से आदिवासी थे उस समय बस्तर में? मरिया, मुरिया, गोंड, धुरवा, भद्रा, हल्बा, ये आदिवासी रहते थे। ये अलग अलग भाषा बोलते थे, लेकिन इनकी रीति रिवाज एक जैसे थे। ये अपनी धरती को बहुत मानते थे, बहुत पवित्र मानते थे। उसके अलावा जो नदी है, जंगल है, उनको भी बहुत पवित्र मानते थे। उनकी अच्छे से देखभाल करते थे, क्योंकि इनका भरण पोषण जो है वो उसी से हो रहा था। यदि एक गांव के लोग दूसरे गांव के जंगल से थोड़ी लकड़ी लेना चाहते थे, पहले क्या होता था, अगर आपस में थोड़ा लेन देन करना है, किसका? लकड़ी का करना है। पहले जंगलों में रहते थे ये आदिवासी। अब किसी को दूसरे से मान लो लकड़ी चाहिए दूसरे जंगल से, तो इसके बदले में वो थोड़ा सा शुल्क, मतलब थोड़ा सा टैक्स जैसे अ, छोटा शुल्क अदा करता था, जिसको बोलते थे देवसारी, दांड या मान। जैसे थोड़ा अनाज दे दिया, जिसके पास जो है वो दे दिया उसको। तो इसमें क्वेश्चन क्या बनता है? देवसारी या फिर दान या फिर मान किसे कहा जाता था? तो इसमें क्या आएगा? गांव के लोग जो एक दूसरे को जंगल की चीजें देते थे, उसके बदले जो शुल्क देते थे, उसको कहा जाता था। अब आता है जावा। उसके जंगलों में क्या क्या परिवर्तन आया? जावा को, पहले जावा नाम था, आज के टाइम में अगर हम देखें तो इसका नाम इंडोनेशिया है। और ये पहले चावल, जावा को आजकल इंडोनेशिया के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर चावल का जो उत्पादन है वो ज्यादा होता है। एक जमाना था जब यहाँ पे बहुत ज्यादा वन थे, बहुत ज्यादा जंगल थे। जावा में ही सबसे पहले जो डच आए, उन्होंने वन प्रबंधन की शुरुआत की थी। और वो भी क्या करते थे? अंग्रेजों की तरह जहाज बनाने के लिए, जहाज में लकड़ी की आवश्यकता होती थी, तो वे क्या करते थे? डच लकड़ी हासिल करना चाहते थे, तो उन्होंने क्या किया? देखिए, एक समुदाय का नाम है, याद रखना जगह के हिसाब से। जावा में किस समुदाय के लोग थे? कलांग। जावा में कलांग समुदाय के लोग थे। वो क्या थे? कुशल लक्कड़हारे थे और गुमंतु किसान। गुमंतु किसान मतलब एक जगह खेती की, उसको छोड़कर दूसरी जगह चले गए, वहां खेती करने लगे, फिर दूसरी जगह चले गए। ये तो जावा में जो थे लक्कड़हारे, जो लकड़ी का काम करते हैं उसमें कुशल होते हैं जो, तो जावा में कौन थी जाति? कलांग। जावा में कलांग, और जी क्या थे? घुमंतू किसान थे और लकड़हारे थे। अब डचों ने क्या किया? पहले जंगलों में जो खेती है उसकी जमीन पर टैक्स लगा दिया। फिर कुछ गांवों को टैक्स से फ्री किया, मुक्त करा, लेकिन क्या शर्त रखी? कि वो सामूहिक रूप से, मतलब सब इकट्ठे होके पेड़ काटने और लकड़ी ढोने के लिए, पेड़ को काटने के लिए और लकड़ियों को एक जगह से दूसरी जगह पे ढोने के लिए जो भैंस है वो फ्री में उपलब्ध कराएंगे। और इसको नाम दिया ब्लैंड गोरियनस्टेन। तो कई बार आपका ये क्वेश्चन आ जाता है, ब्लैंड गोरियनस्टेन किसको कहा जाता है? इसमें आप क्या लिखोगे? डचों द्वारा जंगलों को, कुछ गांवों को टैक्स से फ्री किया गया जंगलों की जमीन पर, और उनके लिए शर्त रखी गई कि इसके बदले उनको पेड़ काटने और लकड़ी को ढोने के लिए अपनी भैंसें देनी पड़ेगी, मुफ्त में, फ्री में। इसको नाम दिया गया ब्लैंड गोरियनस्टेन। सामिन क्या है? सामिन एक आदमी का नाम है। एक गांव था, रान रांदू ब्लातुम, उस गांव में रहता था ये सामिन। अंग्रेजों ने जो भी अत्याचार किया, जंगलों पे कब्जा कर लिया, लोगों के जो जानवर थे उनको चराने के लिए भी कोई परमिशन नहीं दी जाती थी। तो ये जो स्थिति उन्होंने पैदा की, इसका विरोध किया था इसने, सामिन ने।
जावा पर जापानियों के कब्जे से ठीक पहले डचों ने क्या किया, एक नीति अपनाई थी। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है, भस्म कर भागो नीति क्या है? भस्म कर भागो नीति क्या है? जावा पर जब जापानियों ने कब्जा हुआ था उससे पहले डचों ने ये नीति अपनाई थी, भस्म कर भागो। इसका मतलब क्या है कि भस्म मतलब क्या होता है, आग लगा दो और भाग जाओ। जितने भी जंगल है उनको किसी भी तरह मशीनों के द्वारा, जो महंगे महंगे पेड़ है सागौन वगैरह के, उनके जो लकड़ी के लट्ठे के ढेर थे, उनको आग लगा दो और भाग जाओ, जिससे कि जापान जो जापानी है वो उनके हाथ में वो ना लगे, वो ना ले उसको। तो ये लेसन आपका खत्म होता है। इसके बिल्कुल जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है मैंने सब कुछ आपको साथ साथ सारा बताया है, एक्सप्लेन किया है। वीडियो को अच्छे से देखना, आपको पूरा का पूरा लेसन समझ में आ जाएगा। ये देखिए, औपनिवेशिक काल के वन प्रबंधन में आए परिवर्तनों ने इन समूहों को कैसे प्रभावित किया। झूम खेती करने वाले जो एक जगह से दूसरी जगह पे खेती करते थे, उनके लिए क्या परिवर्तन आया। घुमंतु जो घूमते थे एक जगह से दूसरी जगह पे पशुओं को चराने के लिए, उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया। लकड़ी और जो वन उत्पादों का व्यापार करने वाली कंपनी थी, उनमें क्या वो आया, उनके बारे में लिखना है। बागान मालिकों ने क्या किया। शिकार खेलने वाले राजा और अंग्रेज अफसरों ने क्या किया। बागान मालिकों ने क्या किया था, प्राकृतिक जो पेड़ पौधे थे उनको हटाकर जंगलों से और एक लाइन में सीधे पेड़ लगाए थे। ये आ जाएगा सारा, जो चाय कॉफी ये फसल उगाते थे बेचने के उद्देश्य से। बस्तर और इसमें पहले जावा के औपनिवेशिक वन प्रबंधन की क्या समानताएं थी। उनकी भाषा सेम थी, रहने का ये स्तर एक जैसा था। इसमें जो आदिवासी जनजाति पाई जाती है उनका भी नाम लिखना पड़ेगा आपको। उसके बाद ये सारा रेलवे, जहाज निर्माण, कृषि का विकास, व्यावसायिक खेती, चाय कॉफी के बगान, आदिवासी और किसान, ये सारा मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये आपको करना है। तो ये लेसन हमारा खत्म होता है। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए।